हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ आ चुके हैं रिवीजन लेक्चर में, जिसका नाम है ग्रुप थ्योरी की रिवीजन। आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि ग्रुप थ्योरी में जो मैं बताने वाला हूं पिछले 2005 से लेके आईआईटी जैम में अभी तक, ये जो 2023 आने वाला है, अगर तुम इसके बाद देख रहे हो तो तब भी ये वैलिड, मतलब पूरी मजा आने वाला तुम्हें। अगर एक साल बाद ये वीडियो तुम्हारे सामने रिकमेंड कर दिया यूट्यूब ने तो बहुत ज्यादा तुम्हें मजा आने वाला। अभी तक जितने भी पेपर आए ना, सारों के क्वेश्चन मैं तुम्हें गिनवा दूंगा आज यहाँ पे। ऐसे ऐसे पॉइंट्स तुम्हारे लिए कलेक्ट करके आया हूं कि तुम्हें एकदम क्वेश्चन दिखाई देने लग जाएंगे कि अच्छा ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम चलेंगे आगे आगे पूरी की पूरी ग्रुप थ्योरी के एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से उठाऊंगा, ग्रुप की डेफिनेशन से और पूरे एडवांस लेवल तक साइलो थ्योरम है हमारे पास, वहां तक लेके जाएंगे तुम्हें। क्लास इक्वेशंस भी बताएंगे तुम्हें, सारी चीजें बताने वाले हैं एक सिंगल सेशन में। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रुप थ्योरी की प्रैक्टिस। एक और सजेशन है स्टार्ट करने से पहले कि एक पेन पेज अपने साथ, मतलब एक नोटबुक और पेन लेके बैठना, सारे मेन नोट्स बनाते रहना, जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा वो। और इसके पीडीएफ तो तुम्हें पता है डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो सबसे पहली चीज हमारे पास आती है कि ग्रुप होता क्या है। 4 एक्सियम फॉलो करनी चाहिए, हमें पता है। सबसे पहले हमारे पास होती है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर होती है एसोसिएटिविटी, फिर होती है आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, और फिर लास्ट हमारे पास होता है इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। बेसिक ग्रुप का पता होना चाहिए, ये तो रिवीजन चल रही है ना। और अगर मान लो ग्रुप इन 4 प्रॉपर्टीज के अलावा एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है विच इज कॉम्यूटेटिविटी, कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, ऐसी प्रॉपर्टी फॉलो करता है विद द सेम बाइनरी ऑपरेशन, तो हमारे पास वो अबेलियन ग्रुप कहलाता है। पता होगा इतना बेस, है ना, बढ़िया। तो एग्जांपल्स हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास अंडर एडिशन तो बनाएगा ग्रुप, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में नहीं बनाएगा क्योंकि जीरो का इनवर्स कहां से लाओगे, नहीं ला पाओगे। सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन, ठीक है, जीरो का तुम इनवर्स भी नहीं ला पाओगे। वैसे तो इसमें इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे ना इंटीजर में, ठीक। अगर मैं यहां पे क्यू स्टार देखो, अगर मैं जीरो को छोड़ दूं तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के अंडर भी वो बनाता है, मतलब रैशनल्स जो होते हैं उसमें 2 का इनवर्स 1/2 एग्जिस्ट करेगा, लेकिन इंटीजर में ऐसा नहीं होता है। और जीरो को तो मुझे हटाना ही पड़ेगा, जीरो का तो इनवर्स कहां से लाएंगे। और ऐसे ही मैंने जैसे क्यू का बताया वैसे रियल नंबर का भी हो सकता है। Zn हमारे पास एक मॉड्यूलो ग्रुप होता है, मतलब n से अगर तुम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो तो n-1 तक उसमें रिमाइंडर बच सकते हैं, 0 से लेके n। तो ये हमारे पास एक ग्रुप होता है। आगे जाके अभी मैं इसको मॉड्यूलो ग्रुप के नाम से भी बताऊंगा तुम्हें, बट अभी के लिए इसको याद रख लो कि ऐसा भी ग्रुप होता है। उसके बाद सेट ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास ग्रुप अंडर एडिशन होती है। मल्टीप्लिकेशन में उनके इनवर्स एग्जिस्ट करें या ना करें डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है ना, सिंगुलर नॉन सिंगुलर देखनी पड़ेगी, लेकिन एडिशन के रिस्पेक्ट में सारी एक्सियम्स को फॉलो करेगा। लेकिन क्या भैया अबेलियन ग्रुप बनाएगा? क्या अबेलियन ग्रुप बनाने वाला है? तो एक बात समझो, अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करता ना तो दिक्कत होती, क्योंकि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्रिसेस, ठीक है। एडिशन के केस में होगा। और यहां पे हमें नेक्स्ट दे रखा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ये भी ग्रुप बनाने वाला है। इंपॉर्टेंट सारे एग्जांपल लिखवा दिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अभी मैं बेस करा रहा हूं, ठीक है, अभी वो जो मेन पॉइंट्स तुमने चिल्ला के स्टार्टिंग में बोले हैं वो तो अभी आने हैं। तो यहां पे प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या है। आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा हर एक ग्रुप की यूनिक होगी, हर एलिमेंट की यूनिक नहीं होगी, हर ग्रुप की एक ही आइडेंटिटी होती है, वो यूनिक होगी, ठीक है। उसके बाद इनवर्स हमेशा हर एलिमेंट का अलग अलग होगा। एक एलिमेंट है उसका इनवर्स अलग है, दूसरा एलिमेंट उसका इनवर्स अलग है, तीसरा अलग, चौथा अलग, ऐसे। अगर तुम ए के इनवर्स का इनवर्स कर देते हो, जैसे मैं तुमसे पूछूं 2 का इनवर्स क्या है, 1/2, 1/2 का इनवर्स क्या है 2, फिर से वापस घूम के वहीं भाग गए। ये हमारे पास है। ए बी का इनवर्स करोगे तो इन जनरल वो हमारे पास क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर मान लो ग्रुप हमारे पास अबेलियन होता तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ए इनवर्स बी इनवर्स, ठीक। तो अबेलियन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि अभी थोड़ी देर में आएगी। और यहाँ पे एक कैंसलेशन लॉ के बारे में लिखा हुआ है, ये भी एक बार ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और कैंसलेशन लॉ पे मैंने एक बार तुम्हें एक शॉर्ट वीडियो में मैंने तुमसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, चलो छोड़ो उसको, अभी छोड़ते हैं। तो कैंसलेशन लॉ इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट थिंग, इसको दिमाग में रखना, कभी कभी यहां से भी पजल करके तुम्हें क्वेश्चन दे देंगे तो एक बार क्लिक कर जाए माइंड पे, इसलिए ध्यान रखना। ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के बीच में कितने एलिमेंट्स है, दैट रिप्रेजेंट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर। तो ग्रुप तो फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे तो वो इनफाइनाइट ग्रुप कहलाएगा। और ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है? ऐसी कितनी पावर करूं एलिमेंट की ताकि आंसर क्या आ जाए? आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। उस स्मॉलेस्ट एन को हम क्या कहते हैं? सबसे छोटा एन क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आयोटा की कितनी पावर करूं ताकि 1 आ जाए? भैया अगर आप आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आंसर आएगा -1, लेकिन अगर आप आयोटा की पावर 4 कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। लेकिन भैया आयोटा की पावर 16 में भी तो सेम ही बात बनेगी ना? हाँ 16 में सेम बनेगी, लेकिन इन दोनों में से छोटा कौन है? 4 है। समझे? पक्का? चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की बात हो चुकी है। एक्सपोनेंट्स हमारे पास क्या होगा? एक्सपोनेंट हमारे पास दे रखा है सबसे बड़ी हमारे पास ऑर्डर क्या एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब मान लो एक ग्रुप है, उसके बीच में 5 एलिमेंट है, उन 5 एलिमेंट में से सबसे बड़ा ऑर्डर किसका है? जो भी वो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट ऑफ जी। तो सबसे बड़ा ऑर्डर इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। उसके बाद आता है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुमने इस पे डिटेल में वीडियो देखनी है, सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, वहां से चेक कर सकते हो। अभी के लिए रिवीजन पे ध्यान देते हैं। तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप में हमारे पास क्या होंगे? ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो कि बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करने चाहिए। याद रखना, ऐसे एलिमेंट्स जो बाकी सबके साथ कम्यूट करें। और आइडेंटिटी तो इसमें हमेशा होगा ही, क्योंकि आइडेंटिटी सबके साथ कम्यूट करती है। ठीक है, आइडेंटिटी तो डिफाइन ही ऐसे होती है ना यार, ए इज इक्वल टू ई, ए इज इक्वल टू ए, तो ये तो हमेशा कम्यूट करेगी। तो सेंटर जो है वो कभी भी खाली नहीं होता, सेंटर में एक एलिमेंट तो पक्का होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। चलो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमारे पास क्या है कि इफ जी इज फाइनाइट ग्रुप देन ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब अगर कोई भी एलिमेंट उठाओ, उसकी पावर करो, तुम्हें पता लग गया आइडेंटिटी दे रहा है, मतलब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पता लग गया। और इसकी एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो में मैंने बना रखी है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट पे। हाँ मैंने एक शॉर्ट ट्रिक वीडियो बनाई, बहुत ही ज्यादा धांसू वीडियो बना रखी है, पता लग जाएगा तुम्हें, देखते ही मजा आ जाएगा, तो उसे भी चेक कर सकते हो। इसके बाद मैं इसमें बताना चाह रहा हूं कि अगर एक कोई भी एलिमेंट है, उसका जो ऑर्डर होगा वो किसको डिवाइड करता है? ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं थोड़ी देर, तुमने अगर पहले पढ़ा होगा Q8, पढ़ा हुआ है Q8, इसमें हमारे पास क्या क्या होता है? +-1 +-i +-j +-k, ये 8 एलिमेंट होते हैं, है ना? हमें पता है इसमें अगर 8 एलिमेंट है, i का ऑर्डर क्या होता है? भैया i का ऑर्डर होता है 4। या आयोटा नहीं है यार, ये तो मैट्रिक्स होती है, इसको डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है क्वाड्रेनियन ग्रुप के नाम से। तो ये i4 है, इसका ऑर्डर कितना है? 4, और 4 डिवाइड करता है 8 को, मतलब 8 को 4 से कट कर सकते हो ना, तो यही इन्होंने कहा है कि ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax। इसका मैंने बहुत अच्छा यूज बता रखा है इसका, और ये जो लास्ट में एक पॉइंट दिख रहा होगा तुम्हें, ये बिल्कुल एंड में, इन दोनों का मैंने बहुत अच्छा एक यूज बता रखा था, वो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। बट अगर एक बात और ध्यान रखो, अगर मान लो हमारे पास एक एलिमेंट है जिसकी पावर हमने करी है और आइडेंटिटी आ गई, क्या तुम कह दोगे कि वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट है? नहीं, डायरेक्टली नहीं बोल पाओगे। तुम कहोगे कि ऑर्डर ऑफ ए मस्ट डिवाइड एम। हमें क्या पता ये स्मॉलेस्ट पावर है ना? अगर स्मॉलेस्ट पावर होगी तो इनका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, डिवाइड करने पे 1 आ जाएगा अगर ये स्मॉलेस्ट पावर होगी तो। लेकिन हम मान के चलेंगे कि हमेशा अगर तुम्हें कभी भी a की पावर m इज इक्वल टू आइडेंटिटी दिखे, तो इसका मतलब ये समझना कि ऑर्डर ऑफ a मस्ट डिवाइड m, ये समझना इसका मतलब। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया ये मैंने, इसको हाईलाइट भी कर लेते हैं क्योंकि इसमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है। बढ़िया, आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट फॉर एनी 2 एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी ए। ऑल्दो वो कम्यूट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास अगर मान लो ऑर्डर एक एलिमेंट का पता है, जैसे मान लो i का तुम्हें ऑर्डर पता है, i² का निकालना है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता है n/k, सिंपल सा। ठीक है, और k कैसा एलिमेंट है? जो कि n को डिवाइड कर रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर मान लो 2 एलिमेंट है जिनमें दोनों के जो ऑर्डर है वो को प्राइम है। ठीक है, को प्राइम और साथ ही साथ वो कम्यूट भी कर रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू बी ए बी है, देन ऑर्डर ऑफ ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी। ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख देंगे कभी भी कि ऑर्डर ऑफ ए बी हमारे पास आ जाएगा ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी, ऐसा कभी नहीं होता। हमारे पास तभी लिख पाएंगे जब वो पहली कंडीशन क्या है कि उनके ऑर्डर जो है वो को प्राइम होने चाहिए, और दूसरा वो कम्यूट करने चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये a रेज़ टू पावर k वाला भी एक रिजल्ट है, इस पे मैंने पूरी
भाषण एकदम बढ़िया वाला दे रखा है, तो इसको तुम चेक कर सकते हो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट का, इसके बाद तो देख लेना। नेक्स्ट अपने टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है सब ग्रुप। अब ये सब ग्रुप हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, मैं उसकी स्टडी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैंने उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लिया, तो वही छोटे वाला जो पार्ट होगा उसे सब ग्रुप बोलेंगे। अब सब ग्रुप जो है वो भी खुद में भी एक ग्रुप होना चाहिए सेम बाइनरी ऑपरेशन पे जिस पे वो ग्रुप था। जैसे मान लो ग्रुप लिया है हमने अंडर एडिशन, ग्रुप अंडर एडिशन लिया है, तो सब ग्रुप पे भी कौन सा ऑपरेशन लग रहा होगा, एडिशन ही लग रहा होगा। ठीक है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन सेम ही रहेगा और वो खुद भी एक ग्रुप है। तो अ नॉन एम्प्टी सबसेट H of G is said to be subgroup of G if H itself is a group under the same binary operation। क्या भैया कोई ऐसी चीज है जिससे हम चेक करके एकदम बता देंगे कि वो सब ग्रुप है या नहीं, मतलब क्वेश्चन करने के लिए? तो उस पे मैं आ जाता हूं यहां पे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स पे, जो बीच में एक आधा पॉइंट छोड़ रहा हूं उसको एक बार खुद से रीड करना, बढ़िया एकदम पॉइंट्स तुम्हें समझ आ जाएंगे। A non-empty set H is subgroup of G if and only if AB inverse belongs to H। तो मैं दो एलिमेंट अगर ले लूंगा, मतलब H एक सबग्रुप कब कहलाएगा, जब मैं दो एलिमेंट लूंगा H से और उनका ये जो है हमारे पास AB इनवर्स किस में आ रहा हो, वापिस H में ही आ रहा हो, तब हम उसे क्या कहेंगे कि वो सबग्रुप है। ये वन स्टेप टेस्ट है, इसमें दूसरा कोई स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें, तो ये वन स्टेप टेस्ट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। लेट G बी अ ग्रुप एंड H बी अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ द G, H इज अ सबग्रुप इफ एंड ओनली इफ AB बिलोंग्स टू H। ठीक है, तो ये हमारे पास दे रखी हैं चीजें, थोड़ी सी रिजल्ट है हमारे पास, जैसे इफ H एंड K आर सबग्रुप्स ऑफ G एंड HK इज सबग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ HK इज इक्वल टू KH। मतलब कहने का क्या है कि अगर मान लो दो सब ग्रुप है हमारे पास H और K, तो HK इज इक्वल टू KH हमारे पास कब होगा, जब HK भी एक सब ग्रुप हो। ठीक है, HK भी एक सब ग्रुप हो, इस चीज का ध्यान रखना होगा। अगर मान लो दो हमारे पास सब ग्रुप है तो उनका इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है। छोटे छोटे से पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लैग्रांज थ्योरम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई मस्ट हाईलाइट दिस वन। एक मिनट रुको, हाँ इसको हाईलाइट करते हैं बढ़िया से। हाँ, तो इसमें क्या रखा है कि द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप मस्ट डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। मतलब एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट टूल पता चल रहा है, और जिसने भी पहले आज से पहले ग्रुप थ्योरी पढ़ी है उसको पता होगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम इन ग्रुप थ्योरी। लैग्रांज थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है ग्रुप थ्योरी में, क्योंकि अगर मान लो हमारे पास एक ग्रुप दे रखा है, मुझे कैसे पता लगेगा उसके कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, तो यहां से पता लग जाएगा। जैसे मान लो एक ग्रुप है 100 ऑर्डर का, तो बताओ उसके कितने सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ वही सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे जो कि 100 को डिवाइड कर रहे होंगे, बस वही एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब 100 को डिवाइड करने वाले सारे जितने भी नंबर है, क्या भैया सारे सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे? नहीं, मैं बोल रहा हूं जो भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे वो 100 को डिवाइड कर रहे होंगे। तो एक काम करते हैं ना, 100 के जितने भी नंबर है जो 100 को डिवाइड कर रहे हैं उन सारों को निकाल लेते हैं, उनको चेक कर लेंगे, जो जो भी हमारे पास आ रहा हुआ तो उसको रख लेंगे, जो नहीं आ रहा हुआ उसे हटा देंगे। लेकिन ध्यान रखना है यहां पे एक बात कि हमें ये थोड़ी है कि 1 से लेके पूरे 100 तक चेक करने पड़ रहे हैं, उससे तो बच गए ना। ठीक है, तो लैग्रांज थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है। लैग्रांज थ्योरम के अब कुछ कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी देख लो। जैसे मान लो HK है हमारे पास, तो उनकी प्रोडक्ट का, अगर दो सब ग्रुप दे रखे हैं H और K, उनकी प्रोडक्ट का अगर तुम्हें ऑर्डर निकालना हो तो कुछ ऐसे निकालते हैं, ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ K डिवाइडेड बाय देयर इंटरसेक्शन। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इस पे लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आ रखा है, तो आई मस्ट हाईलाइट दिस वन ऑल्सो। तो ध्यान रखना यार, ये छोटे छोटे से पॉइंट साथ साथ तुम्हें बताता जा रहा हूं, और इन पे क्वेश्चंस आ रखे हैं बढ़िया वाले एकदम, तो ध्यान से। सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास जो होता है वो हमेशा एक सब ग्रुप होता है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज सब ग्रुप ऑफ द ओरिजिनल ग्रुप, मेन ग्रुप भी कह सकते हो। कोसेट हमारे पास क्या होता है, अगर मान लो तुमने एक सब ग्रुप लिया और एक ग्रुप में से एलिमेंट्स लिया, A बिलोंग्स टू G और H एक सब ग्रुप है किसका, G का, और तुमने AH ले लिया। अगर तुम लेफ्ट साइड पे एलिमेंट को सब ग्रुप को मल्टीप्लाई कराते हो तो उसे कहते हैं लेफ्ट कोसेट, अगर राइट साइड पे कराते हो तो राइट कोसेट। मतलब तुमने एक सब ग्रुप लिया, उसके सारे एलिमेंट्स को A से मल्टीप्लाई करते रहो, एक न्यू चीज मिल जाएगी तुम्हें, उसी न्यू सेट को हम क्या कहेंगे, कोसेट कहेंगे। समझ रहे हो, अगर तुमने एक सब ग्रुप लिया H और उसके सारे एलिमेंट्स को A से मल्टीप्लाई करते रहे और एक सेट बना लिया, उसी सेट को हम क्या कहेंगे, कोसेट। अगर लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट कोसेट,
राइट साइड पे करोगे तो राइट कोसेट, क्योंकि चीजें जनरली कम्यूट नहीं करती हैं तो हमें अलग अलग लेके चलना पड़ेगा, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट। अगर मान लो जी अबेलियन होता फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अबेलियन में कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम लेफ्ट में मल्टीप्लाई करो या राइट में मल्टीप्लाई करो। आगे जाके अभी हम ये लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट अगर इक्वल होते तो इसे नॉर्मल सब ग्रुप भी कहने वाले हैं, और वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज की चीज होगी, तो हमें वहीं तक मेन पहुंचना है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोसेट हमारे पास नेक्स्ट आ रही है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एच ए इज इक्वल टू, मान लो तुमने उसी सब ग्रुप में से कोई एलिमेंट ले लिया तो वो हमारे पास वापस एच के इक्वल ही आ जाएगा, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एच ए इक्वल टू एच बी कब आएगा, कब दो कोसेट को इक्वल कह सकते हो, व्हेन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। दो कोसेट इक्वल कब होंगे, इस कंडीशन पे होंगे, और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पहले बना हुआ है तो इसको ध्यान रख लेना। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अगला भी वही पॉइंट दे रखा, बस पहले लेफ्ट राइट के लिए दे रखा था, अब लेफ्ट के लिए है। इंडेक्स क्या होता है, कितने नंबर ऑफ कोसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे इंडेक्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ कोसेट्स ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ ग्रुप। और अगर तुम इंडेक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ ग्रुप ही आ जाने वाला है, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। तो मेन पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते चलते हैं। चलो बढ़िया, यहां तक हमें समझ आ गया है। अब आ रहा है हमारे पास अबेलियन ग्रुप, जिसकी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो ध्यान से समझ लेना। हाँ, अबेलियन कौन सा होता है, जिसमें कम्यूट करते हैं एलिमेंट्स। कुछ एग्जांपल दे रखे हैं अबेलियन ग्रुप के यहां पे, और ये हमारे पास देखो जनरल मैट्रिक्स का तुम्हें एक सेट नहीं दिया हुआ, यहां पे एक इस टाइप की मैट्रिसेस जितनी भी होती हैं वो कम्यूट करती हैं। हमने जनरली नहीं बोला कि सारी की सारी मैट्रिसेस कम्यूट करेंगे, करती नहीं है। इन जनरल मैट्रिसेस डू नॉट कम्यूट, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं जिसमें इक्वल नहीं आता, तो इन जनरल मैट्रिसेस डू नॉट कम्यूट, इसका मतलब वो अबेलियन नहीं होती हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं, सबसे पहला हमें एग्जाम्पल दिया जनरल लीनियर ग्रुप, ऐसी मैट्रिसेस जिनका हमारे पास डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए, ठीक है। और दूसरा हमें दे रखा है ऐसी मैट्रिसेस जिनका डिटर्मिनेंट 1 आए, तो जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है उन्हें कहते हैं जनरल लीनियर ग्रुप, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी एल एन एफ से। एन हमारे पास होता है ऑर्डर ऑफ ग्रुप, और एफ होता है किस फील्ड से लेके चल रहे हो उसे, ठीक है, बढ़िया। और दूसरा हमारे पास है स्पेशल लीनियर ग्रुप, जिसमें डिटर्मिनेंट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस एल एन एफ से। एन हमारे पास दोबारा ऑर्डर है, और एफ क्या है, फील्ड जिसमें से वो ले रहे हैं। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारे पास अबेलियन ग्रुप के, सबसे पहला ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। अगर तुम अबेलियन का कोई भी सब ग्रुप मान लो, एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसको काट दो बीच में से, आधा बचा हुआ भी अबेलियन ही होगा, ठीक है। If G is abelian and K is a divisor of order of G, then G must contain subgroup of order K। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, तो इसमें हाईलाइट करने वाली चीजें अब ज्यादा आने वाली है, तो ध्यान रखना। तो इसमें क्या कहना चाह रहे हैं, अगर G है हमारे पास और K हमारे पास एक डिवाइजर है, मान लो G एक अबेलियन ग्रुप आ गया, अबेलियन, ठीक, अबेलियन ग्रुप आ गया, और मैंने K एक एलिमेंट देख लिया जो कि किसका डिवाइजर है, ऑर्डर ऑफ G का। जैसे मान लो G हमारे पास है 100 ऑर्डर का ग्रुप, और 50 हमारे पास वो K है, तो 50 ऑर्डर का सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले यही तो बात की थी शायद हमने, है ना। हाँ, एवरी ग्रुप ऑफ P स्क्वायर इज अबेलियन। इसमें तो यार हाईलाइट करता ही रह जाऊंगा मैं, तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं लिख ही देता हूं इसको, वेरी इंपॉर्टेंट। रुको 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 रुको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको लिखना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी स्क्वायर अगर हमारे पास एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर, मान लो ग्रुप है जिसका ऑर्डर है प्राइम नंबर का स्क्वायर, जैसे मान लो 9 हो सकता है, 4 हो सकता है, अगर ऐसा कभी भी आ रहा है तो वो अबेलियन होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है पी स्क्वायर का, अबेलियन, ठीक है भैया, बढ़िया। तो आज के बाद बिना सोचे समझे ही कह दोगे 4 ऑर्डर का अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप दिखा तो बिना सोचे समझे कह देंगे कि वो अबेलियन है। तो ऐसा एमएसक्यू में तुम्हें मिक्स करके दे सकते हैं कि ये और भी चीजें तुम्हें पूछ ली, साथ ही साथ पूछ लिया ग्रुप कैसा है, अबेलियन है या नॉन अबेलियन है, तो तुम चेक कर लो कि क्या वो पी स्क्वायर टाइप का तो नहीं है। अगर पी स्क्वायर टाइप का है तो वो अबेलियन हो जाएगा। इफ एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज अबेलियन देन जी मे नॉट बी अबेलियन। तो ये 2-3 बातें थी जिसको तुम्हें ध्यान में रखना होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नॉर्मल सब ग्रुप, विच इज वेरी वेरी वेरी, मतलब कितनी ही बार मैं वेरी लगा सकता हूं क्योंकि इसके जो पॉइंट्स है ना उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं यार। पिछले कुछ साल का मैंने ट्रेंड देखा है तो इस पर तो ढेर क्वेश्चन बन रहे हैं, ढेर।
तो ध्यान से पढ़ते हैं इसे। नॉर्मल सब ग्रुप हमारे पास होता है सब ग्रुप H ऑफ G सेड टू बी नॉर्मल सब ग्रुप इफ HA इज इक्वल टू AH। जैसा अभी पीछे बताया था, अगर लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट हो जाए तो हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप बोलने वाले हैं हम उसे। बढ़िया। इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऑन नॉर्मल ग्रुप हमारे पास क्या क्या होंगे, यहां से कहानी स्टार्ट होती है बहुत ज्यादा खतरनाक। समझ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाली यहां से। अ सब ग्रुप H ऑफ G इज नॉर्मल इफ एंड ओनली इफ G इनवर्स HG बिलोंग्स टू H। बस यही वाली कहानी लिखी हुई है यहां पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, लिखने का तरीका बदल गया। इफ H एंड K बी टू सब ग्रुप्स ऑफ G सच दैट ईदर H और K इज नॉर्मल। मान लो दोनों में से एक भी नॉर्मल है, तो ध्यान रखना इस पे ना, यहीं पे पजल कर देते हैं इस चीज को, बस ध्यान रखना तुम्हें, जिसको मैंने हाईलाइट किया। अगर दोनों में से एक भी नॉर्मल है तो HK हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप्स विल बी प्रोडक्ट ऑफ टू सब ग्रुप विल बी सब ग्रुप ऑफ G। तो HK भी हमारे दोनों में से एक नॉर्मल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। कोई भी हो सकता नॉर्मल, बस एक नॉर्मल होना चाहिए। मान लो दो H हमारे पास है नॉर्मल और K हमारे पास है सब ग्रुप, तो इंटरसेक्शन नॉर्मल होगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रख लेना, एक नॉर्मल होना चाहिए, एक सब ग्रुप होना चाहिए, तो H इंटरसेक्शन के नॉर्मल होगा। हाईलाइट करता करता मैं थक जाऊंगा, बट ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। अगर मान लो दोनों ही नॉर्मल है तो ये तो नॉर्मल पक्का ही होगा। ठीक है, इफ H एंड K बोथ आर नॉर्मल इन G देन H इंटरसेक्शन K इज नॉर्मल इन G। और पहले वाले में नॉर्मल इन K लिखा है, ध्यान रखना। थोड़ा मैं इसको हटा देता हूं, तो नॉर्मल वाले के ये हमारे पास इफ H इज नॉर्मल इन G एंड K इज सब ग्रुप ऑफ G, तो H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप होगा K का, उस सब ग्रुप का H इंटरसेक्शन के सब ग्रुप होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा H इंटरसेक्शन के नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ K होगा। ये चीज को ध्यान रखना होगा। लेकिन अगर मान लो दोनों ही हमारे पास नॉर्मल हो गए, अगर दोनों नॉर्मल हो गए फिर तो H इंटरसेक्शन के G का ही नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। बट ध्यान रखना H नॉर्मल है, K सब ग्रुप है। तो सब K का यहां पे होने वाला है इंटरसेक्शन सब ग्रुप। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रख लेना इसका। इसलिए मैं थोड़ा स्लो भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, थोड़ी सी मैंने अपनी स्पीड इसीलिए स्लो की है ताकि ध्यान ज्यादा जाए हमारा इस पे। अगर मान लो A कंटेन कर रहा है B में, B कंटेन कर रहा है G में, और A हमारे पास नॉर्मल है, तो A नॉर्मल B का भी होगा। ठीक है, चलो। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज नॉर्मल। अगर तुम अबेलियन ग्रुप का कोई भी सब ग्रुप लोगे ना, वो नॉर्मल ही होगा, क्योंकि अबेलियन में, अरे अभी तो पढ़ाई थी ना यार कोसेट वाली में चीज, अगर अबेलियन होता है तो AH इज इक्वल टू HA होगा, अभी अभी पढ़ाया था, तो वही तो है नॉर्मल की कंडीशन। चलो, एवरी सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स 2 इज ए नॉर्मल सब ग्रुप। इंडेक्स 2 क्या होता है कि उसके दो ही कोसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास नॉर्मल होने वाला है। इफ P इज द स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ऑर्डर of a finite group then any subgroup of order P index P is normal। ठीक है, छोटी छोटी सी चीजें हैं, इनको जितना भी मैं एम्फसाइज कर लूं, बट ये टॉप पे रहनी चाहिए तुम्हारे। ये जो पार्ट है ना, ये तुम्हारे टॉप पे रहना चाहिए प्रायोरिटी में, कि ये पार्ट को कभी नहीं भूलेंगे हम। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को एक बार रीड करके देख सकते हो। मैं आना चाहूंगा सिंपल ग्रुप पे। सिंपल ग्रुप से पहले बताना चाहूंगा, दो नॉर्मल ग्रुप तो हमेशा ही एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास है खुद G और दूसरा आइडेंटिटी, जिसे ट्रिवियल ग्रुप सब ग्रुप्स भी बोलते हैं। अगर मैं इन ट्रिवियल्स को छोड़ दूं, इनके अलावा कुछ भी हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप मिल ही नहीं रहा किसी ग्रुप का, तो उसे बोलते हैं सिंपल ग्रुप। सिंपल ग्रुप ऐसे ग्रुप हमारे पास होते हैं जिनमें ट्रिवियल को छोड़ के और कोई भी नहीं होता, तो विच डज नॉट हैव एनी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप आर कॉल्ड सिंपल सब ग्रुप, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। हाँ, अब ठीक है। साइक्लिक हमारे पास कौन से होते हैं, ऐसे सब ग्रुप जिनको एक ही एलिमेंट पूरे के पूरे ग्रुप को जनरेट कर दे, उसे साइक्लिक सब ग्रुप कहते हैं। जैसे मान लो अभी Q8 का ये एग्जांपल मैंने दिया था तुम्हें, +-1 +-i +-, थोड़ी देर के लिए मैं इजी वाला एग्जांपल ले लेता हूं, तो मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ले लेता हूं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तुम ओमेगा से सारे के सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हो, है ना। ऐसे मैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी लेता, जिसमें आता है +-1 + आयोटा। इसमें आयोटा भी जनरेट कर सकता है, आयोटा की अलग अलग पावर लोगे सारे एलिमेंट्स को जनरेट कर सकते हो, माइनस आयोटा भी जनरेट कर सकता है। साइक्लिक की थोड़ी खूबियां, एग्जांपल्स बता रखे हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इंटीजर्स का बताया हुआ है, सारे के सारे इंटीजर जनरेट कर सकते हो 1 से या -1 से। अरे 1 में 1 ऐड करते रहो, सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। मोडुलो ग्रुप भी तुम साइक्लिक ग्रुप होता है। उसके बाद
मॉडुलो ग्रुप के ही मल्टीपल्स ले रखे हैं, तो इनको एग्जांपल्स को रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप विच आर नॉट साइक्लिक। साइक्लिक कौन से नहीं होते? रैशनल्स। कैसे करोगे रैशनल को जनरेट? कौन सा ऐसा नंबर है जिससे सारे रैशनल आ जाएंगे? रियल नंबर भी नहीं हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी नहीं, और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी नहीं होता है। तो मैं यहां पे लिखा है एग्जांपल्स ऑफ ग्रुप विच आर नॉट साइक्लिक। ठीक है, मैं थोड़ा नोट पे फोकस कर लेता हूं, नॉट साइक्लिक। उसके बाद हमारे पास है सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप के अगर तुम्हें जनरेटर्स निकालने पड़ जाए तो वो होता है फाई ऑफ एन। फाई ऑफ एन मेरे ख्याल से पता होगा, नंबर्स जो कि जिनका जीसीडी एन के साथ 1 आएगा। सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। साइक्लिक ग्रुप के जो सब ग्रुप होंगे वो सारे के सारे साइक्लिक होंगे। इनका काउंटर एग्जांपल Q8 ही हो सकता है। ठीक है, इसके जो सब ग्रुप होते हैं वो साइक्लिक होते हैं सारे के सारे। लेकिन क्या अगर सारे के सारे सब ग्रुप जो है वो साइक्लिक हो, क्या उसका मेन ग्रुप जो है वो साइक्लिक होगा? बिल्कुल भी नहीं। Q8 साइक्लिक होता ही नहीं है। Q8 खुद साइक्लिक नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसके जितने भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं ना, इसका एक सब ग्रुप है मान लो H1, इसका नाम दे देते हैं +-1 +-i। ये एक सब ग्रुप है और इसको I जनरेट कर सकता है। क्या ये साइक्लिक है तो मैं कह दूं Q8 भी साइक्लिक है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कह सकता, क्योंकि Q8 साइक्लिक है ही नहीं। चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कन्वर्स ऑफ लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम ट्रू होगी अगर मान लो G हमारे पास एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, और अगर G डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, देन G हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम्हें पता करना हो कि क्या सब, तुम्हें ये तो पता लग गया लैग्रांज थ्योरम से कि 100 है तो उसके जितने भी नंबर है जो 100 को डिवाइड करेंगे वो सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, तुम्हें पता लग गया। लेकिन उनमें से भी कौन से हैं जो पक्का करेंगे ही करेंगे, उन ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा, तो वो डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे। तब थोड़ा इजी हो जाएगा अगर मान लो 100 ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप होता तो। साइक्लिक वाले में बड़ा इजी हो जाता है। यहां पे लिखा हुआ है G हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D। साइक्लिक वाले में बात सही हो जाती। एवरी साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन बट कन्वर्स मेड नॉट बी ट्रू। सारे के सारे साइक्लिक ग्रुप में क्या साइक्लिक ग्रुप क्या होते हैं? अबेलियन होते हैं। मान लो तुमने लिखा a की पावर m, a की पावर n, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो a की पावर m + n। एडिशन अबेलियन को फॉलो करेगी तो इसको mn लिख सकते हो, ये आ जाएगा m, क्या कर रहे हैं हम, ये आ जाना चाहिए था n + m। इसको ऐसे भी लिख सकते हो m + n, जो कि बन जाएगा a की पावर m, a की पावर n। तो हम स्टार्ट कर रहे थे a की पावर nm से, आ गया है mn, तो ये हमारे पास अबेलियन तो होता है लेकिन उल्टा ट्रू नहीं होगा। सारे के सारे अबेलियन साइक्लिक नहीं होंगे। ठीक है, बढ़िया। एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज प्रिसाइजली 2 जनरेटर। जब भी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप की बात हो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए इंटीजर्स का ग्रुप, क्योंकि इंटीजर जितने भी बाकी के सारे इनफाइनाइट ग्रुप होते हैं वो सारे आइसोमॉर्फिक होते हैं इंटीजर के ग्रुप के। इनफाइनाइट की बात कर रहा हूं मैं। एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राइम ऑर्डर के जितने भी होंगे वो साइक्लिक है। ऑर्डर 3, ऑर्डर 7, ऑर्डर 11, ये सारे साइक्लिक होंगे। मैं वही मैंने बताया है, वही पॉइंट आ चुका है कि इनफाइनाइट सब साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होगा। याद रखना, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है। इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा? इंटीजर्स का आइसोमॉर्फिक होगा। एनी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर n इज आइसोमॉर्फिक टू Zn। वही मैंने जो अभी बुक पर बताया है। ये 1-2 पॉइंट है, इसके बाद तुम रीड कर सकते हो। ये तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जो मेन थे वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। लास्ट पॉइंट पे थोड़ी सी एम्फसाइज ज्यादा करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें कहा हुआ लेट G बी, इसको मैं हाईलाइट भी करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन कि G बी, हाँ अब ठीक है, let G be a finite group and D divides order of G, then the number of cyclic subgroups of order D। मान लो मुझे कोई पूछ ले कि एक G हमारे को साइक्लिक ग्रुप दे रखा है, उसके कितने साइक्लिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, तो वो हम यहां से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर D डिवाइड बाय phi D। phi D वो देखो नीचे मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है। ऐसे एलिमेंट जिनका GCD 1 आए n के साथ, ऑर्डर ऑफ ग्रुप के साथ। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, साथ साथ नोट करते रहो और अपनी लैंग्वेज में लिखते रहो। क्वोशिएंट ग्रुप हमारे पास कौन से होंगे? जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, इस बाइनरी ऑपरेटर को, ऑपरेशन को फॉलो करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा भी हुआ द सेट, मतलब ऐसे समझ लो क्वोशिएंट ग्रुप हमारे पास क्या होता है? सेट ऑफ कोसेट्स इज कॉल्ड क्वोशिएंट ग्रुप। तो देखो यहां लिखा भी होगा, इफ n बी a normal subgroup then G by n of all cosets of n in G together with binary operation, this is a group and it is called quotient group, and this is very important group।
क्वेश्चन ग्रुप पे तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें अब क्या समझ आया क्वेश्चन ग्रुप क्या होते हैं? ऐसे ग्रुप्स जो कि कलेक्शन होते हैं कोसेट्स के। ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ क्वेश्चन ग्रुप यहां पे लिखे हूं, बिल्कुल बेसिक वाले एग्जांपल लिखे हैं। जैसे 3z है, 3z इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ z। ठीक है, कुछ इसके लिए तुम्हें थ्योरी पढ़ी होनी चाहिए। ठीक है, मैं रिवीजन करा रहा हूं, याद रखना। z बाई मतलब इसके अगर हम क्वेश्चन ग्रुप्स फाइंड आउट करने चाहें तो वो हमारे पास क्या होंगे? 0 + 3z, 1 + 3z, 2 + 3z। अगर हम बात करेंगे 3 + 3z की तो वापिस हम z में ही आ जाएंगे। अगर हम बात करेंगे 4 + 3z की तो 4 + 3z को मैं लिख सकता हूं 3 + 1 + 3z, है ना। 3 + 3z वापिस z होता है, तो फिर से आ गए 1 + 3z पे। तो मेन यूनिक हमारे पास ये 3 ही होंगे। ठीक है, ऐसे ही 7z में हमारे पास 6 एग्जिस्ट करेंगे, 7z में हमारे पास 7 ही एग्जिस्ट करेंगे, 0 से लेके 6 तक। बात समझ आ रही है? चलो बढ़िया। तो यहां पे एक दो चीजें और भी मैंने यहां पे लिखी है, इसको एक बार अच्छे से रीड करना है तुम्हें। ठीक है, मैं मेन चीजें तुम्हें बताने वाला हूं। क्वेश्चन ग्रुप के बारे में थोड़ी सी मेन चीजें हैं कि अगर मान लो हमें ऑर्डर निकालना पड़ जाए किसी भी क्वेश्चन ग्रुप का, और n एक फाइनाइट सब ग्रुप है, सॉरी g एक फाइनाइट ग्रुप है हमारे पास, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ग्रुप इज इक्वल टू g बाय n, ऑर्डर ऑफ g डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ n। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना होगा। डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा तो नहीं बात कर पाऊंगा, बस एक चीज बताऊंगा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट पे मैंने एक लेक्चर बनाया था विच इज ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट बाय मैथ्स स्तंभ। मैथ्स स्तंभ जब तुम लिखोगे, मैथ्स स्तंभ और पार्ट 2 साथ में लिखोगे तो तुम्हें एक वीडियो मिलेगी, और वो वीडियो से तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट को तुम देखना, क्योंकि मैं अभी अगर बताऊंगा तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा। इस पे तो पूरी वीडियो डेडिकेटेड बनती है। कुछ चीजें हैं जो मैं इस रिवीजन सीरीज में स्किप करूंगा, जिसके लिए तुम्हें मैं बताऊंगा कि वहां से देखो। वहां 20 मिनट की वीडियो होगी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन तुम उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये मैं तुम्हें अभी के अभी गारंटी दे रहा हूं, कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो पक्का। सम इंपॉर्टेंट ग्रुप जैसे डीहाइड्रल ग्रुप हमारे पास है, अभी मैं बात ही कर रहा था डीहाइड्रल ग्रुप की। इसका ऑर्डर हमें जानना है जो कि 2n होता है। ठीक है, रिजल्ट्स हमें देखने होंगे और डीहाइड्रल ग्रुप पे। इन पे ना मैंने अलग अलग ग्रुप वीडियो बना रखे, डीहाइड्रल ग्रुप पे, यूनिटरी ग्रुप पे, क्वाट्रिनियन ग्रुप पे और मॉड्यूलो ग्रुप पे, परम्यूटेशन ग्रुप पे, सिमेट्रिक ग्रुप पे, सब पे अलग अलग एक वीडियो बना रखी है, तो उसे चेक कर सकते हो ग्रुप थ्योरी के सेशन में। बढ़िया। अगर मान लो P हमारे पास एक ऑड प्राइम है, 3 से लेके स्टार्ट अगर हम करें तो, देन एनी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2P इज ईदर साइक्लिक और डीहाइड्रल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बहुत सारे बन रखे हैं। मान लो हमारे पास एक P है एक ऑड प्राइम, अगर मान लो 2P लें, कोई भी रैंडम ले लेते हैं चलो, जैसे मान लो 6 ऑर्डर का एक ग्रुप है। 6 ऑर्डर का ग्रुप या तो साइक्लिक होगा या वो डीहाइड्रल ग्रुप होगा। देखो यहां पे यही लिखा होगा, 6 ऑर्डर का ग्रुप या तो वो साइक्लिक होगा या डीहाइड्रल होगा, दोनों में से एक होगा। ठीक है, चलो छोटी छोटी सी और भी बातें हैं, जैसे क्वाट्रिनियन ग्रुप की बात बताई हुई है कि दिस इज नॉन अबेलियन ग्रुप। तो आज के बाद तुम्हें कोई भी पूछे कि नॉन अबेलियन ग्रुप का नाम बताओ, तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए क्वाट्रिनियन ग्रुप। अभी K4 भी आएगा, क्लाइन ग्रुप, उसके बारे में भी बताएंगे, बट दिमाग में आ जाए बिल्कुल काउंटर एग्जांपल कि कौन सा ऐसा एग्जांपल है जो सा नॉन अबेलियन है, तो क्वाट्रिनियन सबसे मेन एग्जांपल। एक और बात यहां पे जानेंगे कि Q8 जो हमारे पास होता है नॉन साइक्लिक होता है, लेकिन इसके सारे के सारे प्रॉपर सब ग्रुप जो होते हैं, ट्रिवियल को छोड़ दो, जितने भी प्रॉपर बचे हैं वो सारे के सारे साइक्लिक होंगे, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ऐसा ग्रुप कोई तुम्हें एग्जाम में पूछ ले कि कोई ऐसा ग्रुप बताओ जो खुद तो नॉन साइक्लिक है लेकिन उसके सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे, तो वो Q8 होता है। खुद साइक्लिक है, खुद नॉन साइक्लिक है, सारे के सारे सब ग्रुप साइक्लिक होंगे। बढ़िया। तो UN हमारे पास आ रहा है ग्रुप ऑफ यूनिट्स, इसको यूनिटरी ग्रुप भी कहते हैं हम। तो सबसे पहले ये हमारे पास अबेलियन ग्रुप होता है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे, कम्यूटेटिविटी फॉलो करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ जनरेटर तुम्हें निकालने पड़ जाए, तो इसके नंबर ऑफ जनरेटर का ये रहा फॉर्मूला, मतलब साइक्लिक है हमारे पास। ठीक है, इफ UN इज साइक्लिक देन द नंबर ऑफ जनरेटर इज गिवन बाय दिस। अगर ये साइक्लिक है तो इसके जनरेटर फाइंड आउट करने के लिए 2 बार फाई लेना पड़ेगा तुम्हें। और अगर मान लो R और S रिलेटिवली प्राइम है, दोनों के को प्राइम है, दोनों का GCD 1 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर तुम्हें यूनिटरी ग्रुप निकालना है तो वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है यूनिटरी ग्रुप, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के।
एक मिनट रुको, मैं इसको समझाता हूं। हाँ, तो तुम सिंपली यू आर एस को क्या लिख सकते हो, हाँ, यू आर एस को क्या लिख सकते हो, आइसोमॉर्फिक टू यू आर यू एस। जैसे मान लो तुम्हें यूनिटरी ग्रुप ऑफ 6 निकालना है, तो दिस इज आइसोमॉर्फिक, या तो ये निकाल लो या फिर तुम यूनिटरी ग्रुप ऑफ 2, यूनिटरी ग्रुप ऑफ 3 निकाल लो, एक ही बात होगी। ठीक है, चलो आगे चलें। अब यहां पे थोड़े से रिजल्ट्स लिखे हैं, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, इसको अच्छी तरह रीड करना है कि यूनिटरी ग्रुप ऑफ 2 जो होता है वो आइसोमॉर्फिक होगा इसके साइक्लिक ग्रुप जनरेटेड बाय 0। नेक्स्ट हमारे पास यूनिटरी ग्रुप ऑफ 2 स्क्वायर किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z2 के। यूनिटरी ग्रुप, ये प्रॉपर्टी ढूंढते हुए ना मतलब 10 दिन लग गए थे मुझे, जब मैंने वीडियो बनानी थी। वही मैंने जो अभी तुम्हें बताई ना, मैथ्स स्तंभ पार्ट 2 वाली वीडियो जो मैंने बनाई है ना, एक मतलब कितने 10 दिन लग गए यार मुझे। मैं ढूंढता रहा कि यूनिटरी ग्रुप पे मैं और स्टडी करूं, तो कई सारी बुक्स देखने के बाद फिर जाके कहीं पे मुझे पता लगा कि यूनिटरी ग्रुप जो होता है उसकी प्रॉपर्टीज ये होती हैं सारी की सारी। मजा आ गया था वो वीडियो बना के यार, मतलब खुद को एक वो सेटिस्फेक्शन सी होती है ना, तो वैसे वाली फीलिंग थी। तो ये ध्यान रखना, कभी कभी हम यूनिटरी ग्रुप को डायरेक्ट स्टडी नहीं कर पाते हैं। मैं नहीं निकाल पाऊंगा ऑर्डर, मेरे को पता ही नहीं ऑर्डर कैसे निकालते हैं यूनिटरी ग्रुप का, लेकिन हाँ मेरे को इनका ऑर्डर निकालना आता है, मुझे। वो फाई ऑफ n से निकालते हैं इनका ऑर्डर मेरे को निकालना आता है। तो मैं यूनिटरी ग्रुप का ना निकाल पाऊं तो पहले मैं यूनिटरी ग्रुप को कन्वर्ट कर लूंगा Zn में, फिर मैं उनका ऑर्डर निकाल दूंगा। ठीक है, तो यहां पे और भी बातें लिख रखी हैं कि u अगर 2 की पावर n दे रखा है, दिस विल बी नॉन साइक्लिक। ठीक है, जहां पे u 2 नहीं होना चाहिए, बस 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 2 से बड़ा होना चाहिए। इसके बाद होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म की बात होने वाली है। होमोमॉर्फिज्म का मतलब होता है अगर हमारे पास एक मैपिंग दे रखे G से लेके G डैश, और वो मैपिंग कुछ ऐसे है कि G का ऑपरेशन अगर मैं लगाऊं, ठीक है, तो हम जब उसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाए f ऑफ a स्टार f ऑफ b। अब ये स्टार किसका ऑपरेशन है, G डैश का है। अगर ये चीज फुलफिल हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि वो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बना रही है वो मैपिंग। ठीक है, दोबारा से बता देते हैं, फाई ऑफ ए बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी के, तो हमारे पास वो होमोमॉर्फिज्म बनाने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एपीमॉर्फिज्म। क्या होता है, अगर मान लो होमोमॉर्फिज्म के साथ ऑन टू भी आ जाए तो एपीमॉर्फिज्म होता है। अगर मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, अगर 1-1 भी हो जाए, मैं यहां हाईलाइट कर देता हूं, अगर 1-1 भी हो जाए होमोमॉर्फिज्म के साथ तो हमारे पास मोनोमॉर्फिज्म हो जाएगा। अगर मान लो सेम ग्रुप से सेम ग्रुप पे हो, अभी तो मैंने G से G डैश बोला ना, अगर सेम से सेम पे हो तो ऑन टू इटसेल्फ होगा। अगर ऑन टू इटसेल्फ हो, अब ठीक है, ऑन टू इटसेल्फ हो तो हमारे पास एंडोमॉर्फिज्म होगा। ये सारी डेफिनेशंस याद रखना क्योंकि एग्जाम में किसी भी नाम से पूछी जा सकती है। आइसोमॉर्फिज्म कौन सा होता है, अगर 1-1 भी हो ऑन टू भी हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। तो ऑन टू भी है और 1-1 भी है, उसे हम आइसोमॉर्फिज्म बोलेंगे। ऑटोमॉर्फिज्म कौन सा होता है, आइसोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए और सेम से सेम पे होना चाहिए। देखो आइसोमॉर्फिज्म पे तो आइसोमॉर्फिज्म में तो G से G डैश है ना, अगर G से G हो और 1-1 ऑन टू भी हो तो उसे हम ऑटोमॉर्फिज्म बोल देंगे। इनर ऑटोमॉर्फिज्म में ये मैपिंग डिफाइन करी हमने, मैपिंग ही चेंज कर दी। अगर मैं सारे के सारे इनर ऑटोमॉर्फिज्म उठाऊं और एक डिब्बे में डाल दूं, उस डिब्बे का नाम होता है इनर ऑफ G। ठीक है, बढ़िया। ऐसी ऑटोमॉर्फिज्म जितने भी होंगे, जितनी भी मैपिंग ऑटोमॉर्फिज्म बनाएंगी, उसको अगर मैं एक डिब्बे में डाल दूं, उस सेट का नाम होता है ऑट ऑफ G। ठीक है, ये सारी मैंने बातें यहां पे लिखी हुई हैं, इसको पढ़ लेना। और ये नोट को यार ध्यान से देख लेना, ये नोट हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको छोड़ना भी मत। कर्नल हमारे पास कौन सा होता है, ऐसी मैपिंग जो कि सीधा का सीधा, ऐसी मैपिंग जो कि G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पे मैप करा दे सारे एलिमेंट को, उसे हम क्या कहते हैं, कर्नल ऑफ G। मतलब f ऑफ x अगर E डैश ही आ जाए, और E डैश किसकी आइडेंटिटी है, G डैश की, वो आता था ना, G से G डैश बोला ना मैंने, अगर G डैश के आइडेंटिटी पे ही सारे एलिमेंट्स को मैप कर दे, उसे हम क्या बोलेंगे, कर्नल ऑफ G। देन यहां पे लिखा भी हुआ है, देन द कर्नल ऑफ F इज द सेट। कर्नल हमारे पास क्या होगा, ऐसे एलिमेंट्स का सेट जो कि सारे कहां पे मैप हो रहे हो, आइडेंटिटी पे। किसकी आइडेंटिटी पे, G डैश की। फिर से रिपीट करते हैं, कर्नल हमारे पास क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें वो एलिमेंट्स आ रहे हो जो कि सारे किस पे मैप हो रहे हैं, E डैश पे मैप हो रहे हैं। रिजल्ट्स भी यहां पे लिखे हैं कि अगर पहले वाले की आइडेंटिटी को लोगे तो वो दूसरे वाले की आइडेंटिटी पे मैप हो जाएगा। अगर तुम f ऑफ x इनवर्स करते हो तो वो f ऑफ होल इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, कर्नल ऑफ f इज ए नॉर्मल सब ग्रुप, कर्नल पे भी क्वेश्चन बनते हैं।
सो आई मस्ट हाईलाइट दिस वन। और इसके बाद हमारे को कहा हुआ है कि एन आइसोमॉर्फिज्म मैप्स आइडेंटिटी ऑन टू आइडेंटिटी, ये तो मैंने ऊपर ही लिख दिया वैसे, है ना। हाँ, तो ग्रुप बीइंग आइसोमॉर्फिज्म इज इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस की कंडीशन पता होनी चाहिए, 3 कंडीशन होती है ना, तो वो तीनों फॉलो करेगा। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन ऑटोमॉर्फिज्म। ऑटोमॉर्फिज्म के क्या क्या हमारे पास रिजल्ट पड़े हुए हैं कि फॉर एनी ग्रुप जी द सेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म इज अ ग्रुप अंडर रिजल्टेंट कंपोजिशन। ऑटोमॉर्फिज्म खुद भी एक ग्रुप होता है, मतलब तुमने सारे ऑटोमॉर्फिज्म इकट्ठे किए एक डिब्बे में डाले तो वो जो सेट बनेगा वो खुद भी एक ग्रुप होगा। उसके बाद मैंने बताया हुआ कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म जो हमारे पास होता है इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। याद रखना, नॉर्मल के लिए बताया था कि सारे कोसेट आपस में इक्वल होने चाहिए, लेफ्ट कोसेट इक्वल टू राइट कोसेट, इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमारे पास आइडेंटिटी के इक्वल कब आएगा? इफ एंड ओनली इफ जी इज अबेलियन। अरे भैया मैंने अभी तो बताया ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ए इनवर्स एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए। अगर हमारे पास ये अबेलियन होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए इनवर्स ए एक्स, ए से ए कट जाएगा तो ये एक्स ही आ जाएगा। सारे तो खुद पे ही मैप कर रहे हैं। देखो कहा गया इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ये रहा, देखो ये सारे तो खुद पे ही मैप कर देगा, है ना। तो हमारे पास एक एक कितने डिफरेंट एलिमेंट मिलने वाले? कोई डिफरेंट एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो वो आइडेंटिटी ही मिल जाएगा वापस घूम फिर के। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म जो हमारे पास होता है Zn का, वो किसके आइसोमॉर्फिक होता है? UN के। और मेन प्रॉपर्टी हमारे पास यही है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मैंने तुम्हें सिखाए थे, इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक होमोमॉर्फिज्म की वीडियो है, होमोमॉर्फिज्म इन वन शॉट। तो ये बाकी के पॉइंट्स मैं चाहता हूं तुम वहां से देखो, ये जो 3 पॉइंट रह गए हैं ये तुम होमोमॉर्फिज्म वाली वीडियो से देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। रीजन क्या है मैं उधर क्यों भेज रहा हूं तुम्हें? क्योंकि होमोमॉर्फिज्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये थ्योरम्स जो हैं ये बिना एग्जांपल्स के मैं समझा नहीं पाऊंगा। ठीक है, फिर भी मैं ब्रीफली ट्राई करता हूं इनको समझाने की, बट मेनली मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि ये जो अब आने वाली थ्योरम्स हैं इनको एग्जांपल्स के साथ ही समझना। इंपॉर्टेंट थ्योरम्स ऑन होमोमॉर्फिज्म एंड आइसोमॉर्फिज्म्स। ऑल्दो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं समझाने का, बट ये एग्जांपल्स के बिना समझी नहीं जा सकते, और जो समझाने की कोशिश करे तो उस पर डाउट कर लेना एकदम कि कैसे समझा पा रहे हो आप बिना एग्जांपल के। चलो, तो जी हमारे पास एक फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। तो एक मिनट, समझा तो वैसे मैं ही रहा हूं, मेरे पे तो नहीं डाउट कर रहे तुम। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं प्रॉपरली इसको नहीं बता पाऊंगा, एग्जांपल्स के साथ ही, वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, वहां से करने पड़ेंगे। तो लेट जी बी अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर n, a mapping f from g to g defined by this is an isomorphism if gcd of mn is 1। तो ये हमारे पास आइसोमॉर्फिज्म कब बनाएगी? मान लो तुम्हें क्वेश्चन दे दिया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आइसोमॉर्फिज्म होगा? ये तभी होगा जब ये जो मैंने पावर 2 ली थी और ये जो n लिया था, इन दोनों का जीसीडी क्या आ जाए? 1 आ जाए। अगर जीसीडी 1 आ रहा है तो आइसोमॉर्फिज्म होगा, वरना ये आइसोमॉर्फिज्म कभी भी नहीं होने वाला है। ऐसे ही हमारे पास और भी थ्योरम्स है, मैं चाहता हूं कि इन थ्योरम को मैं अभी के लिए थोड़ा सा स्किप करूं, लेकिन तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको कंप्लीट करना। ठीक है, अच्छे से कर लेना इसे। उसके बाद नेचुरल होमोमॉर्फिज्म हमारे पास आ रही है। नेचुरल होमोमॉर्फिज्म हमारे पास कौन सी होगी? अगर मान लो n एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लें g का, तो एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं। कैसे? g से एक क्वोशिएंट ग्रुप तक। क्वोशिएंट ग्रुप तो तभी डिफाइन होता है जब n नॉर्मल हो, तो हमने वो तो पहले ही कह दिया कि n नॉर्मल है। डिफाइन बाय nx। nx हमारे पास एक राइट कोसेट जैसा लग रहा होगा तुम्हें ना? हाँ, देन दिस इज कॉल्ड नेचुरल होमोमॉर्फिज्म। तो इस मैपिंग, अगर ऐसी मैपिंग डिफाइन करें तो ये जो हमारे पास होमोमॉर्फिज्म बनेगी, इस होमोमॉर्फिज्म को नेचुरल होमोमॉर्फिज्म कहने वाले हैं। ठीक है, ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, फ्रेशमैन्स थ्योरम, 100 साल पुरानी और इसका नाम अभी भी फ्रेशमैन है। कितनी बढ़िया बात थी ये। ठीक है, ऑल्दो हंसी नहीं आई, बट कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप दे रखा है। ये क्वोशिएंट ग्रुप हमारे पास कब किसके आइसोमॉर्फिक होता है? ये क्वोशिएंट ग्रुप हमारे पास आइसोमॉर्फिक होगा अगर हमारे पास H एक दे रखा है, सबसेट ऑफ K, जहां पे H और K दोनों के दोनों नॉर्मल होने चाहिए। और भैया क्वोशिएंट ग्रुप है, देखो यहां पे क्वोशिएंट ग्रुप है। क्वोशिएंट ग्रुप तो डिफाइन ही तब होता है जब H नॉर्मल हो, तो H नॉर्मल तो कंडीशन होगी ही, और साथ ही साथ H सब ग्रुप भी है K का, सॉरी सबसेट भी है K का। तो हम यहां पे डिफाइन करते हैं क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ G, क्वोशिएंट ग्रुप
इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी यार ये चीजें, है ना। और साथ ही साथ ये जो हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप बनेगा, ये क्वोशिएंट ग्रुप भी नॉर्मल होना चाहिए इसका। अरे तभी तो ये भी डिफाइन होगी। इस पूरे को अगर तुम लेटर से R मान लो और डिनोमिनेटर को V मान लो तो ये भी तो एक न्यू क्वोशिएंट ग्रुप बन जाएगा, है ना। बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट है हमारे पास कोरेस्पोंडेंस थ्योरम, N be a subgroup of order G then there is a 1-1 correspondence between subgroup of G containing N and subgroup of Gn। मतलब एक क्वोशिएंट ग्रुप को डिफाइन करेंगे, दोनों में 1-1 कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, कॉरेस्पॉन्डेंस होगी। उसके बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है काउंटिंग ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब आया हमारे पास मेन टॉपिक जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप टू अ फाइनाइट ग्रुप कितने होमोमॉर्फिज्म होंगे। तो अगर ये G डैश साइक्लिक होगा तब तो हमारे पास 0 होंगे, अगर साइक्लिक नहीं होगा तो 0 होंगे, साइक्लिक होगा तो 5 टाइम्स ऑर्डर ऑफ G डैश। 5 हमारे पास वही होता था जिसमें GCD 1 आता है ना। ऑर्डर ऑफ G डैश पता होना चाहिए, फिर हम उसके नंबर ऑफ ऑन टू होमोमॉर्फिज्म निकाल सकते हैं। याद रखना मैं अभी बात कर रहा हूं ऑन टू होमोमॉर्फिज्म की। बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं नंबर ऑफ 1-1 होमोमॉर्फिज्म कितने होगी, 1-1 तो होगी ही नहीं, क्योंकि एक जगह तुम इनफाइनाइट ग्रुप लेके चल रहे हो और दूसरी जगह तुम फाइनाइट ग्रुप लेके चल रहे हो। इनफाइनाइट से फाइनाइट पे कैसे तुम डिफाइन कर लोगे 1-1 मैपिंग कैसे कर लोगे। यहां इनफाइनाइट एलिमेंट्स है, कैसे मैपिंग कराओगे 1-1, है ही नहीं वहां पे इनफाइनाइट, इसका मतलब 1-1 तो नहीं होगी। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो ऑर्डर ऑफ G डैश जितनी होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करने वाली है। ठीक है, ऐसे यहां पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं, तुम इनको एक बार पढ़ना। सारे ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, बट एक बार गो थ्रू कर लेना इन सारों से। जैसे मेन पॉइंट हमारे पास यहां पे मैं तुम्हें दिखाना चाहूंगा, ये यहां से बनते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लो नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म तुमसे पूछ ली प्रीवियस ईयर, जब तुम चेक करोगे ना तुम्हें मिलेंगे यहां से क्वेश्चन। एक में एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रखी है, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट से एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट पे, तो तुम्हें क्या करना होता है, सारी पॉसिबिलिटी ले लो, M की L के साथ GCD और M की K के साथ, ऐसी N की L के साथ, N की K के साथ, सारी GCD को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारे पास ऑर्डर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स आ जाएंगी। ऐसे ही मैंने S2 S3 जितने भी क्वेश्चन बन रखे हैं सारे इसमें डाल दिए हैं, तो तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। समझ आ गई। और मैंने ऑटोमॉर्फिज्म पे भी बात कर रखी, नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितने कितने होने वाले हैं सारा मैंने लिखा, तो उसको रट लेना। सारी के सारी स्लाइड्स तुम्हें मैं दे दूंगा, इसको रट लेना अच्छे से। लेकिन अभी भी मैं इसको दिखा रहा हूं तो वीडियो को पॉज करके एक जगह नोट कर लो, क्योंकि अपने बनाए हुए नोट से अच्छी कोई चीज नहीं होती है। सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास क्या होगा, सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास जैसे अभी मैंने तुम्हें शायद बताया था, सेंटर ऑफ अ ग्रुप है ना, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, सेंटर ऑफ अ ग्रुप में बता चुका हूं वैसे, चलो कोई बात नहीं, एक और बार कर लेते हैं। सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास होगा ऐसे एलिमेंट जो कि बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करते हो, वो एक डिब्बे में डाले, उस ग्रुप को हम क्या कहने वाले हैं, सेंटर ऑफ अ ग्रुप। सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप, याद रखेंगे, इस पे क्वेश्चन बन चुका है पहले, दोबारा बनने की पूरी पूरी संभावना है। अगर मान लो हमारे पास ऑर्डर ऑफ G दे रखा p⁻⁴ समथिंग, एक प्राइम नंबर की पावर है, तो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ ग्रुप इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रुप में एक से ज्यादा एलिमेंट होंगे ही होंगे। एक तो होता ही है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी तो सबके साथ कम्यूट करता है। अगर जितनी भी बार सेंटर लोगे तो वो घूम फिर के सेंटर ही बन जाने वाला है। अगर तुम क्वोशिएंट ग्रुप बनाओगे सेंटर ऑफ ग्रुप से, सेंटर ऑफ ग्रुप नॉर्मल होता, हमने फर्स्ट पॉइंट में ही बताया था, तो वो साइक्लिक भी होने वाला है। सॉरी, मैं गलत थोड़ा सा बोल रहा हूं। अगर ये मान लो साइक्लिक है तो अबेलियन भी होगा। ठीक है, अगर ये क्वोशिएंट ग्रुप हमारे पास साइक्लिक है तो वो अबेलियन भी होगा। अगर मान लो G इज अबेलियन तो सारा का सारा ही सेंटर में ही आ जाएगा, सारे एलिमेंट एक दूसरे के साथ कम्यूट करेंगे तो सेंटर ऑफ अ ग्रुप विल बी इक्वल टू ओरिजिनल ग्रुप। मैंने यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ अ ग्रुप के एग्जांपल लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो बेसिक वाले लिखे हैं, है ना, मॉडुलो ग्रुप हो गया, इंटीजर, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स। उसके बाद जनरल लीनियर ग्रुप जो भी बताए थे जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है। फिर मैंने स्पेशल लीनियर ग्रुप बताए थे। ठीक है, और मैंने यहाँ पे ऑर्डर भी लिख रखा है, देखो ऑर्डर भी लिख रखा है, यहाँ पे इन्फिनिटी है, इसका भी ऑर्डर यहाँ पे लिख रखा है। तो ये सारी इनकी फील्ड ध्यान से देख लेना मैंने कौन कौन सी ले रखी है। और स्पेशल लीनियर ग्रुप बताए थे जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, सॉरी जिनका डिटर्मिनेंट 1 होता है, ऐसे एलिमेंट्स। यहां पे जैसे मैंने लिया हुआ है स्पेशल लीनियर ग्रुप लिया हुआ है जिसमें रियल नंबर इसके फील्ड है। अगर रियल नंबर फील्ड होती है तो इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 इसका ऑर्डर होगा। एक ही हमारे को ऐसी मिलने वाली है एलिमेंट
जब n क्या हो, ओड हो। ठीक है, मतलब जितने भी ये ए ले रहे हैं कहां से आने वाले हैं, रियल नंबर से आने वाले हैं। यही तो होता है फील्ड का काम। तो अगर मान लो इसका ऑर्डर ओड हुआ तो हमारे पास 1 आंसर आएगा, और अगर इवन हुआ तो इसका आंसर 2 आएगा। इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। बढ़िया। तो ये हमारे पास स्पेशल लीनियर ग्रुप वगैरह चीजें थी, इसको एक बार रीड करके देखना। और यहाँ पे एक दो और भी एग्जांपल लिखे हैं, जैसे Q8 का एग्जांपल एंड में दे रखा है, DN का एग्जांपल दे रखा है। ये सारी चीजें एक बार पढ़ लेना ध्यान से। ठीक है, चलो बढ़िया। नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होता है? नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप हमारे पास होता है, अगर मान लो मैंने कुछ एलिमेंट्स उठाए K से, और K क्या है हमारे पास? K हमारे पास दे रखा है K भी एनी सब ग्रुप ऑफ G। अगर मैं X ऐसे एलिमेंट्स उठाऊं जो कि नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होने वाला है? अगर मान लो S एक नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, और K कोई भी सब ग्रुप है। ठीक है, K कोई भी सब ग्रुप है और ये एक सबसेट है। S कोई सब ग्रुप नहीं है, अब S तो एक सबसेट है। तो अगर मैं एक S सबसेट उठाऊं G का, और S के नॉर्मलाइजर ऑफ S अगर ढूंढना चाहूं, तो नॉर्मलाइजर ऑफ S हमारे पास होते हैं ऐसे एलिमेंट्स K के जो कि ये प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हो। ठीक है, जो कि ये प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हो, जिसमें मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, SX इज इक्वल टू XS। ये तो भैया वैसी चीज नहीं लग रही यार, राइट कोसेट इक्वल टू लेफ्ट कोसेट। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूं तुम्हें, जिसमें राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट इक्वल हो जाए, वो वाले एलिमेंट को इसमें डालना है, और उस वाले सेट को हम क्या कहेंगे? नॉर्मलाइजर सब ग्रुप कहेंगे। अब नॉर्मलाइजर सब ग्रुप और नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट दोनों अलग अलग चीज होती हैं। नॉर्मलाइजर ऑफ अ ग्रुप हमारे पास क्या, नॉर्मलाइजर ऑफ एन एलिमेंट हमारे पास क्या होते हैं? देखो, ऐसे एलिमेंट्स हमें उठाने हैं G बिलोंग्स टू कैपिटल G, जो कि बाकी एलिमेंट्स के साथ, सॉरी A के साथ कम्यूट करें। तो अगर मैं पूछूं तुमसे कि Q8 में 1 प्लस माइनस I, मान लो ये है, इसको ना H1 मान लेते हैं। H1 है हमारे पास प्लस माइनस 1 प्लस माइनस I। इसमें अगर मैं पूछूं 1 के नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर बताना, नॉर्मलाइजर सेंट्रलाइजर एक ही बात होगी। तो ऐसे एलिमेंट्स ढूंढेंगे जो 1 के साथ कम्यूट करें, वो इसके नॉर्मलाइजर हो जाएंगे। तो ऐसे एलिमेंट जो किसी गिवन एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, वो सारे के सारे इसके नॉर्मलाइजर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? बढ़िया। ये कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं नॉर्मलाइजर या सेंट्रलाइजर के, इसको एक बार रीड करेंगे कि सेंट्रलाइजर इज अ सब ग्रुप ऑफ G वगैरह वगैरह। इसको एक बार वीडियो पॉज करके रीड कर लेना। बढ़िया, बहुत अच्छे। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है? कम्यूटेटर ग्रुप। कम्यूटेटर ग्रुप हमारे पास कौन सा होता है? कम्यूटेटर ऑफ AB इज द एलिमेंट दिस। द कम्यूटेटर सबग्रुप डिनोटेड बाय G डैश इज द सबग्रुप जनरेटेड बाय द सेट ऑफ ऑल कम्यूटेटर्स ऑफ G। जितने भी हमारे पास कम्यूटेटर्स होंगे उनको एक डिब्बे में डालो, उस डिब्बे को हम क्या कहेंगे? कम्यूटेटर सबग्रुप। बात समझ में आ रही है? बढ़िया। फंडामेंटल थ्योरम हमारे पास क्या है? फाइनाइट ग्रुप्स, फाइनाइट अबेलियन ग्रुप की, कि एवरी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप इज अ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ साइक्लिक सबग्रुप ऑफ प्राइम पावर ऑर्डर। मतलब कहने का क्या है कि हर एक हमारे पास जितने भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप होंगे, सबको मैं कैसे लिख सकता हूं? अबेलियन ग्रुप को साइक्लिक ग्रुप के डायरेक्ट प्रोडक्ट में लिख सकता हूं। चलो, इंपॉर्टेंट बातें थी तो इसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप के यहां पे एक फॉर्मूला दे रखा है, P रेस्ट पर। पहले तुम उसकी फैक्टराइजेशन कर लेना। तो यहां पे उसका एक फॉर्मूला दे रखा है, इसको रीड कर सकते हो। हाँ, ये रहा। तो ये हमारे पास P ऑफ n क्या है? ये P ऑफ n1 क्या है? ये है हमारे पास पार्टीशन ऑफ n1, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ n1। भैया ये पार्टीशन क्या होता है? जब भी मैं पार्टीशन की बात करूं तो रामानुजन जी सामने आ जाते हैं। जैसे 2 को हम लिख सकते हैं 2 1 + 1, जैसे हम 3 को लिख सकते हैं 3 1 + 1 + 1 2 + 1, ऐसा लिख सकते हैं ना। इन्हें पार्टीशंस बोलते हैं, और इस पे तो पूरा लेक्चर भी बनता है यार, बना रखा है। तो ये अगर मैं सारे के सारे पार्टीशंस को मल्टीप्लाई कर दूं, पार्टीशन ऑफ n1, पार्टीशन ऑफ n2, पार्टीशन ऑफ n3, सबको मल्टीप्लाई कर दें, तो उससे हम नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक अबेलियन ग्रुप्स भी निकाल सकते हैं।
यहां पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, 1 से लेके 15 तक सारे लिखे हुए हैं। देखो जैसे अगर कोई पूछे एक ऑर्डर के कितने ग्रुप्स एग्जिस्ट करते हैं, तो Z1 मतलब जितने भी एग्जिस्ट करते होंगे वो Z1 के आइसोमॉर्फिक होंगे। तो Z1 में और बाकी में कोई फर्क नहीं होता, जो एक ऑर्डर के ग्रुप होते हैं ना वो Z1 के ही आइसोमॉर्फिक होते हैं। ऐसे 2 ऑर्डर के Z2, 3 ऑर्डर के Z3, और ये सारे के सारे साइक्लिक होते हैं और अबेलियन होते हैं, कोई नॉन अबेलियन एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक यहां से इंपॉर्टेंट बात पता लगी है, 3 और 3 से छोटे कोई नॉन अबेलियन ग्रुप नहीं होते ऑर्डर के। 4 ऑर्डर के कितने होते हैं? 2 होते हैं भैया, एक Z4 एक Z2 क्रॉस Z2 हमारे पास नॉन अबेलियन है। Z2 क्रॉस Z2 हमारे पास नॉन साइक्लिक है, मैंने गलती से नॉन अबेलियन बोल दिया, नॉन साइक्लिक है। और Z4 हमारे पास एक साइक्लिक है, देखो यहां लिखा हुआ है। Z1 हमारे पास साइक्लिक है और 2 अबेलियन दोनों है, अबेलियन में कोई दिक्कत नहीं है, बस साइक्लिक नहीं है यार, ये Z2 क्रॉस Z2 साइक्लिक नहीं होता है। Z5 हमारे पास एक, देखो प्राइम ऑर्डर का एक ही एग्जिस्ट करता है हमेशा, ठीक है, प्राइम ऑर्डर का एक ही एग्जिस्ट करेगा हमेशा। अभी देखना 7 का भी एक ही आएगा। ऐसे ही 6 ऑर्डर के हमारे पास 2 into 3 था, वो मैंने 2p वाला बताया था ना, 2p में बताया था कि इसके 2 ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, एक तो हमारे पास साइक्लिक होगा, या तो साइक्लिक होगा और डीहेड्रल ग्रुप होगा। ये मैंने अभी अभी बात तुम्हें बताई थी, अगर तुम्हें याद हो तो अभी समझ आ जाएगी, है ना, 2p टाइप के। बढ़िया। तो यहां पे नॉन अबेलियन होने वाला है D3 हो सकता है या S3 हो सकता है, S3 सिमेट्रिक ग्रुप होता है, अभी उस पर बात करेंगे, आएंगे अभी। 7 ऑर्डर का हमारे पास एक ही होता है Z7, क्योंकि एक प्राइम ऑर्डर है तो प्राइम ऑर्डर का एक ही सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है। 8 ऑर्डर के हमारे पास 5 एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 2 हमारे पास नॉन अबेलियन हो गए, एक D4 एक 8 ऑर्डर का Q8 होने वाला है, ठीक है, डीहेड्रल ग्रुप। और नेक्स्ट पे चलते हैं, 9 हमारे पास है, 9 के 2 ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि 9 ऑर्डर है हमारे पास p की पावर 2। अरे प्राइम ऑर्डर का स्क्वायर है। ऐसे ही Z हमारे पास है 11 एक प्राइम नंबर है, तो इसका क्या एग्जिस्ट करने वाला है? एक ही एग्जिस्ट करने वाला है। तो प्राइम ऑर्डर का सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता है, देखो समझ आ रहा है, पक्का? चलो बढ़िया। तो ये 15 एलिमेंट्स ये याद करने पड़ेंगे यार तुम्हें ये वाले, हाँ ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने, तो मिलने नहीं वाले, ढूंढते रहना ये चीजें। ये बने कैसे है ऊपर का टेबल, ये भी मैंने लिखा हुआ है कि ये कैसे बनता है। जैसे ऑर्डर ऑफ प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में यहां पे मैंने लिखा है देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉसिबिलिटी सच दैट G इज आइसोमॉर्फिक टू ZP। मतलब कहने का है कि एक ही सब ग्रुप, एक ही ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट करता है Zn, बाकी कोई होगा भी तो इसके ही आइसोमॉर्फिक होगा। आइसोमॉर्फिक मतलब इसी के ही जैसा होगा, सारे बिहेवियर इसके ही जैसे होंगे। ऑर्डर ऑफ, अगर इसमें 5 ऑर्डर का एलिमेंट मिल रहा है तो इसमें भी, बाकी में भी 5 ऑर्डर का ही मिलेगा, सारा कुछ सेम होगा, ठीक है। दूसरी मैंने बात बताई, अगर p स्क्वायर टाइप का हुआ तो 2 ही एग्जिस्ट करते हैं, एक ZP स्क्वायर टाइप और दूसरा ZP क्रॉस ZP टाइप का। ऐसे ही मैंने, अगर मान लो PQ है, 2 प्राइम ऑर्डर हैं जिनके GCD 2 प्राइम नंबर है हमारे पास, जिसमें ऐसे मान लो 6 है, 6 हमारे पास लिख सकते हैं 2 into 3 और 2 डिवाइड्स 3 - 1, तो हमारे पास 2 ही एग्जिस्ट करते हैं, सब 2 ही ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं। एक हमारे पास ZPQ जो भी Z6 दे रखा था, और दूसरा एक नॉन अबेलियन ग्रुप D3, DN हो सकता है, SN हो सकता है, नॉन अबेलियन में ये होता है हमारे पास। ऐसे ही अगर वो डिवाइड ना करता, 6 को मैं लिख 6 रहने दो इस बार, मैं ले लेता हूं कोई भी और ले लेते हैं ग्रुप, फॉर एग्जांपल 15 ले लेते हैं। अगर मैं 15 लूं तो 15 लिख सकता हूं 3 into 5, और 3 डज नॉट डिवाइड 5 - 1, ऐसा ही हो रहा है ना। तो यहां पे हम देखो, देयर एग्जिस्ट यूनिक पॉसिबिलिटी सच दैट G इज आइसोमॉर्फिक टू ZPQ। देखो यहाँ पे 15 ऑर्डर का जो हमारे पास था वो एक ही एग्जिस्ट कर रहा, बाकी जितने भी होंगे इसके आइसोमॉर्फिक ही होंगे, ठीक है, बढ़िया। बहुत अच्छे। तो ये कुछ चीजें थी जिसको ध्यान रखना। अगर मान लो 2p टाइप का आ गया, जिसमें 2 डिवाइड्स p - 1, फिर से 2 एग्जिस्ट करेंगे, एक तो हमारे पास साइक्लिक और दूसरा हमारे पास नॉन साइक्लिक। अगर तुम्हें ये चीज ध्यान है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने और भी चीजें यहां पे बताई हैं, सिंपल ग्रुप के बारे में बताया है, साइक्लिक ग्रुप के बारे में बताया है, उसकी प्रॉपर्टीज तो मैं यहां पे दिखा देता हूं। सबसे पहले मैंने बात की डीहेड्रल ग्रुप की, SN ग्रुप की, जनरल लीनियर अल्टरनेटिव, Q8 के बारे में और UN के बारे में, ये सारी बात की हुई है। देखो सबसे पहले अबेलियन में देखेंगे, इसमें कितने ग्रुप हैं जो अबेलियन होंगे? 2 ही हमारे पास होंगे, एक D2 एक D4, इसके अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है।
Sn में अगर बात करें तो नो एक्सेप्ट n लेस देन 3, मतलब n लेस देन 3 में तो सारे के सारे आइसोमॉर्फिक ही होते हैं Z के, Zn के, यहां पे भी बताया था। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छे। कहां गया, ये रहा। और जनरल लीनियर ग्रुप में कोई भी हमारे पास अबेलियन होता ही नहीं है, क्योंकि मैट्रिसेस में तो इन जनरल कोई भी अबेलियन मतलब कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी फॉलो ही नहीं होती है। अगर मैं अल्टरनेटिव ग्रुप की बात करूं तो हमारे पास कोई भी अबेलियन नहीं होने वाला n से छोटे वालों को छोड़ के, सॉरी 4 से छोटे वालों को छोड़ के। 4 से छोटे तो यार सारे ही उसके आइसोमॉर्फिक होते हैं Zn के। UN में हमारे पास सारे के सारे अबेलियन होने वाले, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे यहाँ पे साइक्लिक की बात कर रखी है, सिंपल की बात कर रखी है, और सेंटर की भी बात कर रखी है, सेंटर में कितने एलिमेंट आएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो सेंटर के बारे में भी बताया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इसको जरूर रीड करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़िया, बहुत अच्छे। इसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट पे सिमेट्रिक ग्रुप हमारे पास कौन से होते हैं। अगर मैं एक मैपिंग डिफाइन कर दूं S से S तक, सच दैट S इज 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 एंड ऑन टू, और ऐसी सारी की सारी परम्यूटेशन को ऐसे मैं एक डिब्बे में डाल दूं तो उस डिब्बे का नाम हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप होता है। तो जितनी भी ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर सकती हैं, जैसे मान लो मैंने 4 सिंबल ले लिए A B C D, अब इनकी जितनी भी 1 1 ऑन टू मैपिंग एग्जिस्ट करती हैं उसको एक बॉक्स में डाल लो। वो मैपिंग्स को हम क्या कहेंगे, उस सेट ऑफ मैपिंग्स को हम कहेंगे सिमेट्रिक ग्रुप। इसमें मैंने बहुत ही ज्यादा धांसू एक खतरनाक सा बड़ा सा लेक्चर दे रखा है, उसे देख सकते हो। बार बार प्रमोशन तो नहीं कर रहा ना मैं अपनी वीडियोस का बार बार, बट ठीक है, तुम्हारे फायदे के लिए तो बोल रहा हूं, कोई बात नहीं। तो द सिमेट्रिक ग्रुप Sn में बी जनरेटेड बाय n-1 ट्रांसपोजिशन, मतलब ये भी एक हमारे पास साइक्लिक ग्रुप होता है। ठीक है, एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है, सॉरी n-1 ट्रांसपोजिशन से जनरेट किया जा सकता है। द ग्रुप Sn इज जनरेटेड बाय दिस, नॉट बाय सिंगल एलिमेंट्स। कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहला क्या रखा है कि सिमेट्रिक ग्रुप जो हमारे पास होता है वो एक एलिमेंट से जनरेट नहीं होता, इन ट्रांसपोजिशन से जनरेट होता है। सेकंड पॉइंट में भी यही बता रखा है कि यहां पे एक एलिमेंट जनरेट नहीं करता Sn को, ये ट्रांसपोजिशन जनरेट करती है। ठीक है, उसके बाद यहां पे छोटे छोटे से पॉइंट बता रखे हैं, इनको जरूर रीड करना है। जैसे मैंने ये एक पॉइंट हाईलाइट कर देता हूं, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि n लेस देन इक्वल टू, इफ n इज लेस देन इक्वल टू 4, Sn हैज नो नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप। ठीक है, सिंपल कौन से होते हैं, जिनमें ट्रिवियल को छोड़ के और कुछ नहीं होता। ठीक है, यहां पे थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें लिख रखी हैं, इसको वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो। मैं आता हूं डायरेक्ट केले, अरे खाने वाले नहीं, थ्योरम पे, केले थ्योरम। ये कहता है कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू अ परम्यूटेशन ग्रुप। तुम कोई भी ग्रुप लेके आओ अपने घर से, उसके आइसोमॉर्फिक मैं एक परम्यूटेशन ग्रुप को ढूंढ सकता हूं। क्योंकि मैं परम्यूटेशन ग्रुप की स्टडी बहुत ज्यादा डीप करता हूं, तो मैं क्यों उस ग्रुप को रीड करूं, क्यों उस ग्रुप पे अपना टाइम वेस्ट करूं, जब मैं परम्यूटेशन ग्रुप को ऑलरेडी जानता हूं। तो अगर मैं परम्यूटेशन ग्रुप की स्टडी अच्छी तरह कर लेता हूं और तुम ग्रुप लेके आए, मेरे पास वैसा ही एक परम्यूटेशन ग्रुप पड़ा है, तो मैं स्टडी ऑलरेडी कर चुका हूं तुम्हारे वाले ग्रुप की, सारा कुछ बता दूंगा उसके बारे में, कितने ऑर्डर के कितने एलिमेंट्स है वगैरह वगैरह सब कुछ। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट साइकिल्स ऑफ लेंथ L। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर कभी तुम्हारे पास एग्जाम में निकालने के लिए आ जाए कि कितनी k लेंथ की हमारे पास डिस्टिंक्ट साइकिल्स होने वाली हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय k n माइनस k फैक्टोरियल। ऐसे ही यहां पे डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन विच आर प्रोडक्ट ऑफ n i साइकिल्स ऑफ लेंथ L, इसका भी एक फॉर्मूला दे रखा है, L लेंथ की कितनी साइकिल्स होने वाली हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्टरनेट ग्रुप। अल्टरनेट ग्रुप कोई न्यू चीज नहीं है, Sn का ही एक छोटा सा पार्ट है। अगर तुम सारी की सारी इवन परम्यूटेशन ले लो और उसको एक डिब्बे में डाल दो, तो उस डिब्बे का नाम है अल्टरनेटिंग ग्रुप। ऑड वाली को छोड़ दो, बस इवन इवन वाली लो जो हमारे काम की है, वो हमारे पास कहलाएगी अल्टरनेटिंग ग्रुप। Sn का हमारे पास ऑर्डर होता है n फैक्टोरियल और An का हमारे पास होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं, यहां मैंने लिखे हुए हैं। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स An इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्योंकि हाफ इवन होते हैं हाफ ऑड होते हैं ना, इसलिए दो पार्ट में तोड़ दिया उसे। A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, ये ध्यान रखेंगे।
A4 हैज नो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। वैसे 4 हमारे पास, अगर तुम ध्यान से देखो, रुको मैं कलर चेंज करूं, हाँ, अगर तुम 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 2, 2 से 2 कट होगा, आएगा 12। और 12 का तो हमारे पास 6 भी डिवाइड करता है 12 को, है ना, 12 डिवाइड बाय 6। लेकिन लैग्रांज थ्योरम क्या कहती थी, जो भी 12 को डिवाइड करेगा वो हो सकता है सब ग्रुप, लेकिन 6 भी तो डिवाइड करा, लेकिन 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दी है। तो कभी भी तुम्हें कोई MSQ में क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कोई ग्रुप है जिसमें लैग्रांज थ्योरम फॉलो नहीं होती है, तो वो A4 होता है। A4 के अंदर 6 ऑर्डर का कोई भी सब ग्रुप नहीं होता है। बढ़िया, तो ये कुछ और पॉइंट्स हैं, इसको रीड कर सकते हो, जैसे Sn इज आइसोमॉर्फिक टू सब ग्रुप ऑफ An+2। ठीक है, एक बड़ी ही ज्यादा खतरनाक सी थ्योरम है जिसको बोलते हैं गैलोइस थ्योरम। गैलोइस थ्योरी तो नहीं है अपने सिलेबस में, लेकिन आज की एक थ्योरम है कि मेन ग्रुप थ्योरी पे जो सबसे ज्यादा काम किया वो इसी ने ही किया है। गैलोइस ग्रुप हमारे पास, मतलब अगर तुम पढ़ोगे ना कभी बुक, गैलियन की बुक पढ़ोगे तो तुम्हें पता लगेगा गैलोइस थ्योरी के बारे में। An जो है वो सिंपल ग्रुप होता है। An इज सिंपल फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 5। छोटा सा रिजल्ट लग रहा होगा, लेकिन हालत खराब हो जाएगी इसे प्रूव करने में। कॉन्जुगेसी क्लासेस हमारे पास क्या होती हैं और कॉन्जुगेसी इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास क्या होता है। अगर मान लो तुम ऐसे एलिमेंट्स को इकट्ठे कर लो, A सच दैट इट कैन बी रिटन एज दिस, C इनवर्स BC। ऐसे एलिमेंट्स को उठा के तुम एक छोटे से बॉक्स में डाल लो तो उसी बॉक्स का नाम होगा कॉन्जुगेसी क्लासेस। और ये जो कॉन्जुगेसी क्लासेस हमारे पास होंगी, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन बनाने वाला है, वो 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही यहां पे बताया हुआ है कि हम इफ G इज फाइनाइट देन ऑर्डर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इज, मतलब कितने ऐसे एलिमेंट्स आने वाले हैं हमारे पास जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे। कितने ऐसे एलिमेंट्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वो अगर मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर दूंगा ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ A से। याद आया नॉर्मलाइजर ऑफ A क्या था, अभी अभी बताया था मैंने, जल्दी याद करो क्या था नॉर्मलाइजर ऑफ A, जल्दी से। ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं जो कि A के साथ, A को नहीं यार, ऐसे एलिमेंट्स उठाने जो A के साथ कम्यूट कर रहे हैं। समझ में आया पक्का? ऐसे एलिमेंट्स उठाने हैं जो A के साथ कम्यूट कर रहे हैं, वो A के नॉर्मलाइजर होंगे। ठीक है, फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप G ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू दिस। अगर तुम्हें कभी भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप निकालना है तो तुम ऐसे निकाल सकते हो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर। इस चीज का ध्यान रखेंगे। बढ़िया, एक दो और पॉइंट्स हैं, उसको एक बार ध्यान से ऑब्जर्व कर लेंगे, बट मेन में आना चाहूंगा यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस निकालने के बहुत सारे फॉर्मूला दे रखे हैं। फिर से एक पार्टीशन वर्ड आ गया, तो पार्टीशन वर्ड से हमें समझ आता है कि 2 के पार्टीशन कैसे कैसे लिख सकते हैं, 3 के पार्टीशन कैसे लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ क्लासेस लिखी भी हुई हैं, वो सारी यहाँ पे तुम देख सकते हो। बट उससे पहले नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ Sn तुम्हें लिखना पड़ जाए तो वो पार्टीशन ऑफ एन एलिमेंट n लिख दो। मतलब कहने का है कि अगर तुम्हें S2 निकालना पड़ जाए तो तुम पार्टीशन ऑफ 2 लिख दो। तो कितनी तरह से 2 को लिख सकते हो, 2 1 + 1, ऐसे 3 को लिख सकते हो, 3 1 + 1 + 1 2 + 1 ऐसे लिख सकते हो ना। ऐसे ही नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ Dn निकालना पड़ जाए तो इसका फॉर्मूला था n + 6/2। ये तो डायरेक्ट छाप लो अपने दिमाग में, ठीक है, ये वाले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डायरेक्ट अपने रिजल्ट में छाप लेना। रुको, अब ठीक है। ऐसे ही हमने पॉइंट्स और भी लिखे हुए हैं कि इफ G इज अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर P³ देन द नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस इज P² + P - 1। अब ये इसके मैंने कोई प्रूफ नहीं कराया है तुम्हें, तो डायरेक्ट बता रहा हूं मैं रिजल्ट, मतलब मैंने मेन वीडियोस में भी नहीं कराए हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट रिजल्ट हमें याद रखने हैं। डायरेक्टली एक तो मेंशन नहीं है टॉपिक हमारे सिलेबस में, और ऊपर से और भी प्रूफ करेंगे इसको, तो टाइम वेस्ट वाली बात थी। तो G इज अबेलियन देन द क्लास इक्वेशन इज दिस। ये हमारे पास क्लास इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही मैंने और भी पॉइंट्स लिख रखे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्लास इक्वेशंस लिखे हैं, जैसे S3 की, S4 की, S5 की। इन्हें तो तुम्हें रट के जाना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो मैं कुछ पॉइंट्स पे वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना, इसको तो भूल के भी मत भूल जाना। आज तक तुमने वेरी वेरी बहुत बार लगाया होगा, आज हमने इंपॉर्टेंट पे भी पी बहुत बार लगाया, तो सोचो कितनी इंपॉर्टेंट होगी।
सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप्स। देखो साइलो थ्योरम अपने पास है नहीं तो मैं उस पर ज्यादा फोर्स नहीं दे रहा हूं। जब मैं प्रैक्टिस सीरीज लेके आऊंगा कहीं पे एक आध क्वेश्चन अगर साइलो थ्योरम का कराऊंगा तो उसके साथ ही उसे बता दूंगा। तो अभी के लिए हम उस पर ज्यादा फोर्स नहीं देंगे। मैं कोई भी एक्स्ट्रा चीज तुम्हें नहीं करा के जानना चाह रहा हूं जो कि तुम्हें अपने दिमाग में फिक्स करनी है। ठीक है, बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, काउंटिंग ऑफ सब ग्रुप। अब तुम्हें कितने नंबर ऑफ सब ग्रुप्स हैं वो सारी एक मैंने यहाँ पे डेटा सा दे रखा। मान लो एक ऑर्डर ऑफ ग्रुप है जो कि मैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप को लिख सकता हूं P इंटू क्यू। जैसे मान लो 15 है तो 15 को लिख सकता हूं 3 इंटू 5 सच दैट P इज लेस देन Q एंड G इज नॉन अबेलियन, और नॉन अबेलियन भी है तो हम 15 की बात नहीं कर पाएंगे ना। देन नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर Q इज 1। क्यू ऑर्डर के कितने होंगे 1। बड़ा इंपॉर्टेंट है यार ये टॉपिक, कहीं तुम इसे लाइटली तो नहीं ले रहे हो, लास्ट टॉपिक है। तो हमारे नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने एग्जिस्ट करेंगे 1। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने एग्जिस्ट करेंगे ऑफ ऑर्डर क्यू 5 ऑफ क्यू। ऐसे ही हमारे पास नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने एग्जिस्ट करेंगे पी ऑर्डर के क्यू, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी कितने एग्जिस्ट करेंगे क्यू टाइम्स 5 ऑफ पी। ऐसे भैया ये तो रैंडम से रिजल्ट लग रहे, नहीं रैंडम नहीं है, इसके प्रूफ है बड़े बड़े से। तुम्हें क्या करना प्रूफ से अभी के लिए, अभी छोड़ दो, वरना तुम्हें साइलो थ्योरम भी करा के जाता मैं। ऑर्डर ऑफ जी हमारे पास है पी क्यू एंड पी डिवाइड्स क्यू माइनस 1। जैसे अभी बताया था ना, जैसे 3 इंटू 5 है बट 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस 1, है ना, ऐसा कुछ दे रखा है। जी इज अबेलियन, अबेलियन है और साइक्लिक भी है। देन जी हैज अ यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 पी क्यू एंड पी क्यू। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा हमसे, तो मैं इसको लिखना चाहूंगा, इस पूरी स्लाइड को ही लिख देता हूं यार, मैं इसमें एक पॉइंट को नहीं लिखना चाहूंगा कि अबव इज वेरी वेरी महत्वपूर्ण। ठीक है, बढ़िया, महत्वपूर्ण का मतलब इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट में हमारे को दे रखा, अगर यहां पे तो P डिवाइड कर रहा था Q माइनस 1 को, अगर ना डिवाइड करे तो ऊपर जैसे थ्योरी लगाई थी वैसे ही हमारे पास थ्योरी बन जाएगी कि हमारे पास ऑर्डर ऑफ P Q, ऑर्डर ऑफ G हमारे को दे रखा P इंटू Q टाइप का। द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर P हमारे पास कितने आएंगे Q। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 1 कितने आएंगे 1। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर Q कितने आएंगे 1। नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर PQ कितने आएंगे, वो भी 1 आएंगे हमारे पास। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, जहां पे P क्या होने वाला, छोटा होने वाला Q से, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये था हमारे पास ग्रुप थ्योरी का एक छोटा सा सेशन। ठीक है, ये हमारे पास सेशन था जिसके नोट्स भी तुम्हें मिल जाएंगे, बट मैं चाहता हूं कि तुम इसको खुद से भी नोट्स बनाओ। मेन पॉइंट्स जो तुम्हें आज समझ आए हैं वो एक पेज पे लिख लेना, और जो खुद से नोट्स बनाते हैं उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता है। आई होप आज की वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखना, पढ़ाई करते रहना, मेहनत इतनी ढेर सारी करना। कोई भी अगर तुम्हें दिक्कत हो, कोई भी अगर मुझे कोई चीज एक्स्ट्रा डालनी हो लेक्चर में, या कुछ ज्यादा मैं तेज पढ़ा रहा हूं या स्लो पढ़ा रहा हूं, तो जरूर मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक ले बाय बाय।